टॉपिक आ गया है व्हाट इज रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड हाउ रिफ्लेक्टिव टीचिंग हेल्पफुल इन मीटिंग इंडिविजुअल नीड इन द क्लासरूम। देखिए इस चैप्टर में हर टॉपिक बहुत ही छोटा है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज में। तो इसलिए ये सारे पढ़ के जाइएगा आप, जितने मैंने आपको बता रखा है उतना सफिशिएंट है, आप उसमें आराम से क्वेश्चन लिख के आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए टीचिंग जो होती है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाई स्किल्ड एक्टिविटी होती है, क्योंकि हमें दूसरों को नॉलेज देनी है, उनकी नॉलेज हमें बढ़ानी है। मतलब यहाँ पे लर्नर हमसे कितना लर्न करके जा रहा है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो टीचर को ही जब तक वास्ट नॉलेज नहीं होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की या पर्टिकुलर चैप्टर की, तो वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे कन्वे कर पाएगी। क्योंकि स्टूडेंट हो सकता है उनकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं और 40 के 40 जो हैं वो यूनिक थिंकिंग रखते हैं, उनसे कोई भी क्वेश्चन वो पुटअप कर सकते हैं। तो टीचर को हर चीज पता होनी बहुत जरूरी है। तो इसमें रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब है क्या होता है, जैसे हम मिरर के सामने देखकर बोल रहे हैं तो वो क्या है, हमारी रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि भाई हम कैसे। अब जैसे मान लीजिए हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर हमें किसी इंपॉर्टेंट पे ओरल प्रेजेंटेशन देनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा हमें लगता है कि हम मिरर के सामने खड़े होकर बोले ताकि हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो ये वैसे ही है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। इसमें टीचर अपना खुद का देखती है कि वो जो लर्निंग करवा रही है बच्चों को, वो जो समझा रही है वो कितना इफेक्टिव है, कितना हेल्प कर रहा है बच्चों को लर्न करने के लिए। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है हाउ इफेक्टिवली इट सपोर्ट लर्नर्स लर्निंग, कि भाई आपके जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग को कितना सपोर्ट कर रही है, वो कितना अच्छी तरह से समझ आ रहा है बच्चों को। ऐसा तो नहीं है कि उनको कभी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है मैम का, या कोई मटेरियल्स मैम जो यूज करवा रही है वो नहीं समझ आ रहा है। तो इसमें क्या है, टीचर अपनी जजमेंट करती है इसमें कि भाई कैसे मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकती हूँ, कैसे क्या चेंजेस ला सकती हूँ ताकि मेरे लर्नर, मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छी तरह से समझ आए हर चीज। इसमें डेफिनेशन आप लिखेंगे, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज अ प्रोसेस वेयर टीचर्स थिंक ओवर देयर टीचिंग प्रैक्टिस एनालाइजिंग हाउ समथिंग वाज टॉट, कैसे वो पढ़ा रही है, कैसे वो प्रैक्टिस में ला रही है, कैसे इंप्रूव कर सकती है, कैसे चेंजेस कर सकती है ताकि लर्निंग आउटकम जो है वो बेटर हो जाए। तो इसमें आपको क्या प्रोसीजर है इसका, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले टीचर क्या करती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। कहाँ से करती है, या तो अपने पीयर ग्रुप जो उनके कलीग्स होंगे, जैसे बाकी टीचर्स हैं स्टाफ रूम में बैठते हैं, उनसे वो डिस्कस करें मैं इस तरह से करने जा रही हूँ और मैं ये मटेरियल्स यूज कर रही हूँ, तो हर चीज उनसे डिस्कस करें। तो पीयर ग्रुप आपको जो है फीडबैक दे सकता है। असेसमेंट्स के द्वारा पता लग सकता है आपको, जैसे स्टूडेंट है आपकी क्लास के, वो तो वैसे तुरंत ही फीडबैक दे देते हैं जो एक्टिव स्टूडेंट होते हैं कि भाई मैम मुझे ये चीज समझ नहीं आई है या मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया है, तो वो आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है। या फिर असेसमेंट जब बच्चों के होते हैं, जब उनके एग्जाम होते हैं, तो आपका रिजल्ट कैसा आया है। कई टीचर्स का 100% रिजल्ट जो है वो 90% से ऊपर रहता है, कई टीचर्स का कम रहता है, कई में जो बच्चे लो वाले हैं वो ज्यादा होते हैं। तो टीचर को उससे पता लग सकता है कि मेरी कितनी इफेक्टिव है मेरी टीचिंग। इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद उसे एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज किस बेसिस पे किया जाएगा कि भाई आप कैसा पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से एड्स यूज कर रहे हैं, कितना इफेक्टिव है लर्निंग, स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक है, स्टूडेंट्स आपको कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो सब आपका एनालाइज किया जाएगा। फिर उसके बाद इवेल्युएट करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को, जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है कि भाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जैसा भी टीचर्स ने आपके बारे में बताया है, बच्चों के असेसमेंट ने बताया है, बच्चों ने आपके बारे में कहा है, तो वो सारा का सारा इवेल्युएट किया जाएगा। फिर उसके बाद आप अकॉर्डिंगली चेंजेस लाएंगे, इंप्रूवमेंट लाएंगे अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज में, ताकि आपके लर्नर्स की जो लर्निंग है वो इफेक्टिव हो सके, वो अच्छी हो सके। तो इसलिए ये कहलाती है आपकी रिफ्लेक्टिव टीचिंग। हाउ कैन यू डू इट बेटर, आप उसे बेटर कैसे कर सकते हैं वो मैंने जैसे बताया। आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और फिर अपने उसमें चेंजेस लाएंगे अपने टीचिंग स्ट्रेटेजीज में, अपने टीचिंग पैटर्न्स में। इसमें जो है पर्सन सेल्फ अवेयर रहता है, इसमें तो पेशेंस की जरूरत पड़ती है और बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशन लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं, नहीं तो ये अलग से आपको हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में लिखिए और उसका प्रोसीजर लिखिए। प्रोसीजर जो मैंने आपको ये डायग्रामेटिकली बताया है फ्लो चार्ट से, आप ये लिख सकते हैं प्रोसीजर, क्योंकि प्रोसीजर के नाम से इसमें कुछ दे नहीं रखा है, बट होता प्रोसीजर यही है कि पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, फिर एनालाइज होती है, फिर इवेल्युएट किया जाता है और फिर वो चेंजेस और इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। देन है नीड एंड इंपॉर्टेंस। क्या है भाई, क्या जरूरत है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। देखिए नीड और इंपॉर्टेंस क्या है, आपको जरूरत किस लिए रिफ्लेक्टिव टीचिंग की। एक तो ये होता है कि भी आप सीधा टीचर्स पढ़ाए अपनी क्लास में, बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चे आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं, डिसिप्लिन है या नहीं आपकी क्लास में, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अपनी टीचिंग करवाए हैं, चाहे कितनी भी आप टीचिंग अपनी तरफ से अच्छी करवा रहे हैं, बच्चों को उसमें कुछ कमी लग रही है, बच्चों को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, बच्चों को मटेरियल समझ नहीं आ रहा है, बच्चों को आपकी स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही है, जिसे आप चेंज कर सकते हैं एज ए टीचर, क्योंकि टीचर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं
हैं कि वो अलग तरह से अपने स्टूडेंट्स को समझा सकती हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंस है रिफ्लेक्टिव टीचिंग की, ताकि वो एक जो है कंक्लूजन तक ना पहुंच जाए, टीचर पूरा चैप्टर खत्म करवा के उसको क्वेश्चन आंसर करवा के कंक्लूजन तक ना पहुंच जाए। उनको पता लगना चाहिए कि बच्चों को समझ आया है कि नहीं। मेन काम टीचर का ये होता है कि आपके लर्नर्स की लर्निंग कितनी इफेक्टिव हो रही है वो आपको देखना है। यहाँ पर ये नहीं कि टीचर को पढ़ा के आना है, वो तो कोई भी पढ़ा देगा फिर बच्चों को। तो इसलिए नीड स्पेशली यही पड़ी थी। अब इसको पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे आप, इसकी किस लिए नीड और क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी। टीचर जो है वो क्या करती है, अपनी कलीग से ऑब्जर्वेशन लेती है, सेल्फ एनालिसिस करती है। सेल्फ एनालिसिस कैसे करती है, जैसे कि आपकी खुद की रिकॉर्ड करके वॉइस या फिर अपनी खुद की वीडियो बना के वो देखती हैं कि मैंने किस तरह से बच्चों को समझाया, बच्चों का क्या रिएक्शन आ रहा था क्लास में। तो वो उस तरह से अपने आप को सेल्फ अवेयर भी करती हैं और सेल्फ जो है उस चीज को एनालाइज करके और ठीक भी करती हैं। तो और अपने कलीग से ऑब्जर्वेशन लेती हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है वो पर्सनली फुलफिलिंग होती है टीचर्स के लिए, क्योंकि उससे टीचर सेटिस्फाई होती है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया या मेरा लेसन बहुत अच्छा गया, बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक था, बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मेरे पीयर ग्रुप ने बहुत पॉजिटिव साइन दिए हैं। तो मतलब ये कहा जाता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज पर्सनली फुलफिलिंग फॉर टीचर्स। इफ अ लेसन वेंट वेल, अगर लेसन बहुत अच्छी तरह से गया तो इसका मतलब ये सक्सेसफुल है। भाई टीचर ने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया, टीचर्स ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ आया, तो वो बहुत सक्सेसफुल है। अगर मान लीजिए बच्चों को ही समझ नहीं आया, जैसे बच्चों को लैंग्वेज समझ नहीं आई है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया है, तो फिर वो टीचर को बताएंगे कि टीचर ये हमें क्लियर नहीं हुआ है, आप प्लीज इसे रिपीट कीजिए या समझाइए। तो उसमें टीचर अपना जो है बच्चों से फीडबैक लेके उस चीज को और इंप्रूव कर सकती है और दूसरे मेथड से उस टॉपिक को समझा सकती है। स्टूडेंट्स आर मिसबिहेविंग, तो वो क्या मिसबिहेव कर रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मतलब कि आप नोटबुक्स चेक कर रही है टीचर, क्या उस टाइम मिसबिहेव कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं क्लास में, या फिर जब आप पढ़ा रहे हैं जब कर रहे हैं, तो उससे भी आपको काफी कुछ फीडबैक मिल सकता है कि भाई बच्चों को समझ नहीं आ रहा है या बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है इस टॉपिक में। रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो होती है वो स्टडी इंक्रीज होती है क्वालिटी ऑफ टीचिंग में। कैसे, अब जितनी क्वालिटी, जितनी हमारी एजुकेशन लेवल हम इंक्रीज करेंगे, हम अच्छा समझाएंगे बच्चों को, हम स्ट्रेटेजीज अलग अलग बनाएंगे, मेथड्स बनाएंगे अलग अलग समझाने के बच्चों को, तो उससे बच्चों को अच्छा समझ आएगा। अब देखिए टीचर्स कितना कुछ कर सकती हैं। टीचर एक तो डेमोन्स्ट्रेशन दे सकती है अपनी क्लास को, पहले समरी बताए कि भाई चैप्टर पूरा मैं करवा रही हूँ, इसमें क्या समरी है, क्या हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा, उन बच्चों को प्रैक्टिकली वो चीज करके दिखाए। भाई कोई भी है आपका टॉपिक, फ्लावर है, कोई भी चीज है, आप उन्हें गार्डन में लेके जाए या फिर ऐसा 3D मॉडल दिखाएं जिससे कि बच्चों को अच्छी तरह से समझ आए। अब स्केलेटन सिस्टम है, हार्ट है, ये चीजें बच्चों को एकदम से बुक से देखते ही कैसे समझ आ सकती है। हाँ, वो इस चीज को जब 3D मॉडल से देखेंगे या फिर कोई वीडियो आप दिखा रहे हैं तो बच्चों को और अच्छी तरह से समझ आएगा। तो इसलिए टीचर के पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं और रिफ्लेक्टिव टीचिंग उस क्वालिटी को इंक्रीज करने में काम आती है। ये क्या करती है, इंक्रीज करती है आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, क्योंकि आप जब टीचर अपने आप अंदर इंप्रूवमेंट करेगी, अपने चेंजेस लेके आएगी ताकि उसके स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम अच्छी हो, तो वो जो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग इससे फायदा देती है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है बिल्कुल आपके लिए जरूरी है, चाहे वो आपका प्री स्कूल हो, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग हो और हायर एजुकेशन हो, तो हर चीज में आपकी रिफ्लेक्टिव टीचिंग जरूरी है ताकि बच्चों का आउटकम अच्छा हो सके। रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है वो पर्टिकुलरली आपका क्या एम है, क्या आप पढ़ने आए हैं, क्या आप वैल्यूज दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को और कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप फ्यूचर के लिए। मतलब एक स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक ये नहीं है कि उसको जॉब पानी है, वो एक कैसा बेटर सिटीजन बन सकता है, कितनी मॉरल वैल्यूज लेके आ सकता है हमारे समाज के लिए, वो सब चीजें एक टीचर पे डिपेंड करती है कि वो कितनी अच्छी तरह से अपने स्टूडेंट्स को डील करती है, कितनी अच्छी तरह से उन्हें पढ़ाती है, कन्वे करती है अपनी नॉलेज को। तो ये सब चीजें फायदे हैं और नीड है आपकी रिफ्लेक्टिव टीचिंग की। अब है अप्रोचेस टू क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले आया है पीयर्स ऑब्जर्वेशन, कि भाई आप अपने कलीग से उनको, मतलब जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई अपने कलीग से आप पूछ सकते हैं, जैसे कि स्टाफ रूम में पूछ सकते हैं, नहीं तो दो कलीग्स अगर पेयर में पढ़ा रहे हैं किसी क्लास को तो वो एक दूसरे के बारे में ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। नहीं तो जब आपकी क्लास चल रही है उस टाइम आपका पीयर ग्रुप कोई फ्री है तो वो बैठ सकता है ऑब्जर्व करने के लिए कि आपकी टीचिंग कैसी चल रही है। तो इस तरह से वो जो है पीयर ग्रुप आपको ऑब्जर्व करेगा और वो फिर उसका फीडबैक देगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ईच पार्टिसिपेंट वुड बोथ ऑब्जर्व एंड बी ऑब्जर्व। मतलब जो दो टीचर हैं पेयर में काम कर रही हैं वो टर्न वाइज, मतलब एक तो ऑब्जर्व करेंगी और एक ऑब्जर्व्ड होंगी। मतलब कि दो टीचर हैं, एक पढ़ा रही हैं तो दूसरी टीचर उनको ऑब्जर्व कर रही है, फिर दूसरी टीचर की टर्न आ गई है तो वो जो पहली टीचर थी वो दूसरी टीचर को ऑब्जर्व कर रही हैं और फिर उन्हें बता रही हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो होती हैं इसमें आगे सेकंड पॉइंट आ गया है प्री ऑब्जर्वेशन। प्री ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जब तक आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है आप उससे पहले ही डिस्कस कर रही हैं कि भाई क्लासरूम का क्या नेचर है। जैसे कई क्लासेस में जो है बच्चे शैतान ज्यादा होते हैं, कई क्लासेस में इंटेलिजेंट बच्चे ज्यादा होते हैं, तो इस तरह से पहले टीचर जो है नेचर देखेगी, क्लासरूम ऑब्जर्व करेगी कि क्लासरूम में बच्चे किस टाइप के हैं, कैसा सिटिंग अरेंजमेंट है, किस टाइप से हम उनको मटेरियल्स दिखाते हैं, वो सब चीजें, और क्या पढ़ाया जाना है आज, क्या वे से पढ़ाएंगे हम, किस तरह के स्टूडेंट है, इसमें पैटर्न क्या है इंटरेक्शन का, हर चीज टीचर पहले मतलब ऑब्जर्व करने से पहले
ही डिस्कस कर लेंगे कि आज हम क्लास में जाएंगे, इस तरह से बच्चों को बिठाएंगे, इस तरह से हर बच्चे की पार्टिसिपेशन करवाएंगे, हर बच्चे से इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्टिव क्लासरूम बनाएंगे। तो इस तरह से टीचर सब कुछ पहले ही ऑब्जर्व करेंगे। फिर है उसके अब ऑब्जर्वेशन आ गई है। ऑब्जर्वेशन में क्या है, अभी तक तो प्री ऑब्जर्वेशन था, जैसे स्टाफ रूम में चल रहा है या क्लास स्टार्ट होने से पहले चल रहा है कि भाई हर चीज देख रहे हैं वो। अब ऑब्जर्वेशन में क्या है, अब टीचर जिसको ऑब्जर्व करना है वो अपने पार्टनर की क्लास में आ गई हैं, जिसमें मतलब जिसको ऑब्जर्व करना है उसकी टीचर क्लास में आ गई हैं, और फिर उसके बाद जब कंप्लीट प्रोसीजर तक वो उसको जो है ऑब्जर्व करती रहती हैं कि भाई हाँ उन्होंने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, किस चीज में कमी लगी, किस चीज में क्या लगी, तो वो सारा ऑब्जर्व करती है। फिर पोस्ट ऑब्जर्वेशन, जब दोनों की क्लास आफ्टर लेसन मतलब खत्म हो जाता है, उसके बाद वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं जो उन्होंने कलेक्ट की थी, डिस्कस करते हैं टीचर्स के साथ, और फिर उस चीज में इंप्रूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट आ गया है टीचर्स डायरी। एक तो इस तरह से टीचर जो है ऑब्जर्व कर सकती है, एक तो ये अप्रोच है जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग को ऑब्जर्व कर सकती है। दूसरा है टीचर्स डायरी की भी टीचर जो है हर चीज अपनी डायरी में नोट करती रहे कि भी बच्चों को होमवर्क दिया था, बच्चे करके आए हैं कि नहीं है, मैंने बच्चों को ये समझाया था, उनके टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, मतलब हर चीज छोटी छोटी चीज कि वो अपनी डायरी में लिखती रहे। लेकिन ये बहुत ही टाइम टेकिंग होता है क्योंकि एक एक चीज लिखना बहुत ही टाइम टेकिंग चीज है। रेगुलर बेसिस पे उस चीज को बार बार मतलब लिखना, डेली की एक हैबिट बना लेना। देन है रिकॉर्डिंग लेसन। रिकॉर्डिंग लेसन जो है बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें बंदा जो है अपनी सेल्फ रिपोर्ट तैयार कर सकता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन देख सकता है। जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े होकर देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो या ऑडियो रिकॉर्डिंग हो आपके लेसन की, और फिर उसके बाद वो आपको दिखाई जाए कि भाई आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, ताकि आप खुद अपनी गलती उसमें ढूंढ सके या रिकॉल कर सके कि भाई हाँ मैंने ये चीज कम पढ़ाई है, ये चीज ज्यादा पढ़ाई है, तो वो चीज मतलब आपको पता लग सके। तो ये एक तरह की सेल्फ रिपोर्ट होती है। ये डायरीज का सप्लीमेंट ही है। डायरीज में हम वो चीज लिखते हैं और यहाँ पर वर्बल हम लाइव देख रहे हैं कि भी हमने क्लास में कैसा पढ़ाया है। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग काफी यूजफुल होती है हर एस्पेक्ट्स को कंसीडर करने के लिए कि भाई हाँ हम किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे थे बच्चों के साथ, हम किस तरह से बोल रहे थे, बच्चों का क्या रिएक्शन था, ये सब कुछ। व्हाट अबाउट किस चीज के बारे में हो रहा है, टीचर किस चीज के बारे में बात कर रही है, इंस्ट्रक्शंस क्या दे रही है, एक्सप्लेन क्लियरली कर रही है कि नहीं। तो हर चीज, क्योंकि आपको ऑडियो और वीडियो में तो सब कुछ दिख सकता है कि आप टीचर किस तरह से बच्चों को जो है समझा रही है, बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं, बच्चे कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हर चीज टीचर इंटरेक्ट कितना कर रही है बच्चों के साथ, वो सब चीज आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग में, वीडियो रिकॉर्डिंग में दिख सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट फीडबैक। अब जैसे स्टूडेंट्स को फीडबैक फॉर्म वगैरह दिए जाते हैं कई बार, तो वो होता है स्टूडेंट फीडबैक कि भाई स्टूडेंट से पूछा जाए कि आपकी टीचर कैसा समझा रही है, आपका क्या ओपिनियन है कि भाई वो कितनी वैल्यूज आपको दे पा रही है, कितना आपको अच्छी तरह से समझ आ पा रहा है, तो वो होती है स्टूडेंट्स फीडबैक। तो ये आपकी थी अप्रोचेज। अब आ गया है आपका प्रोसीजर ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ये क्या है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे ही टीचर ने कोई भी चेंजेस और इंप्रूवमेंट लेके आए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रोसीजर बताया था, जो कि इसकी डेफिनेशन भी है, जैसे ही टीचर चेंजेस और इंप्रूवमेंट लेके आई अपनी टीचिंग में, अपनी स्ट्रेटेजीज में, अपने मटेरियल एड में, किसी भी चीज में, दोबारा से वो एनालाइज होंगी, दोबारा से वो इवेल्युएट होंगी, दोबारा से चेंजेस होंगे। तो मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो टीचर जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जब ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आ गई है, जब वो कलेक्ट करती हैं और अपनी क्लासरूम के बारे में उन्हें पता लगता है, तब टीचर क्या क्या स्टेप्स करती हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप आ गया है थिंक, जो कि इसके प्रोसीजर में है। जो ये ऊपर प्रोसीजर बताया था, एक कॉमन प्रोसीजर है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का, जो कि डेफिनेशन की टाइप में आप याद कर सकते हैं। अब ये प्रोसीजर में थिंक है। थिंक में सबसे पहले वो क्या करेंगी, जो भी उन्हें फीडबैक मिला था, जो भी ऑब्जर्वेशन, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग से ली थी, चाहे उन्होंने ऑब्जर्वेशन से ली थी, चाहे उन्होंने डायरी से ली है, चाहे स्टूडेंट्स के फीडबैक से ली है, किसी चीज से भी उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन ली है, उस चीज का फीडबैक वो ऑब्जर्व करेंगी और उसके अकॉर्डिंग उन्हें आइडियाज आएंगे कि भी क्या चीज इंप्लीमेंट करनी है, क्या चीज चेंज करनी है। तो यहां पर वो सोच रही हैं। देन वो अपने पीयर ग्रुप से बात करेंगे कि भी आपको कहां कमी लग रही है, आपको क्या लग रहा है, पीयर ग्रुप उन्हें आइडियाज देंगे। देन है डिस्कशन। डिस्कशन में वो सारे इश्यूज जो है डिस्कस करेंगे कि भाई कहीं पे जो है ग्रामर का इशू था, कहीं पे लैंग्वेज का इशू था, कहीं पे बच्चों को इस वे से समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे मेथड से समझ नहीं आ रहा है, तो वो अपने पीयर ग्रुप के साथ डिस्कस करेंगी। अपने खुद के सेल्फ ऑब्जर्वेशन एविडेंस से डिस्कस करेंगे दूसरों से कि भाई मुझे यहाँ पर ये कमी लग रही है, क्या आपको भी लग रही है, या मुझे ये इंप्रूव करना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट था थिंक, कि उन्होंने सारा फीडबैक जो है अच्छी तरह देख लिया है, फिर अपने पीयर ग्रुप से बात कर लिया, सारा डिस्कस कर लिया है इशू। अब है रीड, कि भाई वो देखें और ज्यादा फाइंड आउट करें कि भाई इस एरिया में और इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है। तो वो क्या रीड करेंगी, जैसे रिसर्च वेबसाइट्स हैं, कोई और दूसरी बुक्स हैं, लाइब्रेरी में जाएंगी, बुक शॉप में जाएंगी, प्लेंटी ऑफ बुक्स पढ़ेंगी, अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपनी चीजों के बारे में रिसर्च करेंगी, नेट पे साइट से रिसर्च करेंगी। तो ये काफी फायदेमंद होता है। इससे जो है उनको इंप्रूव का और चांसेस मिल सकते हैं कि दूसरी टीचर कहां पढ़ाती है। जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं कि आप जैसे एक ही टॉपिक के ऊपर 5 वीडियो देखेंगे, जो टीचर आपको अच्छी तरह से समझाएंगी, पॉइंट्स के वे में सिर्फ एक बुक रीडिंग नहीं करवाएंगी, उनका आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो इसलिए वो चीज होती है कि भी आप रिसर्च करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कि मैं इसको किस किस तरह से समझा सकती हूँ।
नेक्स्ट आ गया है आस्क। आस्क में क्या है कि भाई आप उनसे किस तरह से पूछती हैं, मतलब कि अब जैसे कोई भी क्वेश्चन है मेरा कि भाई 5th क्लास के बच्चों को मुझे साइंस में ये चैप्टर कैसे पढ़ाना है, तो उसमें मैं पूछूंगी, वेबसाइट पे जाके गूगल से क्वेश्चन पूछूंगी, देन उसके बाद जो है वो काफी सारे आंसर्स मुझे दे देंगे। तो ये होता है कि भाई आप या तो टीचर्स का भी सजेशन ले सकती हैं, कोई ट्रेनिंग में आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं, कोई वेबसाइट पे आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। तो इसमें है आस्क। तो ये आपका होता है कि भाई आप इस तरह से जो है अपनी रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है वो बेहतर बना सकते हैं इन प्रोसीजर से। तो ये आपके प्रोसीजर में पॉइंट्स आए थे कि भाई आप किस तरह से जो है अपनी टीचिंग को बेहतर कर सकते हैं। आप पहले जो है ऑब्जर्वेशन लेंगी दूसरों से, सब कुछ मतलब देखेंगी स्टूडेंट ने क्या फीडबैक दिया था, देन उसके बाद अपने पीयर ग्रुप से बात करेंगी, अपने फ्रेंड से बात करेंगी कि मैं इसे और एफिशिएंटली कैसे करवा सकती हूँ, डिस्कस करेंगी, अपने पीयर ग्रुप से करेंगी, खुद ऑब्जर्व करेंगी और जो है पर्टिकुलरली इस चीज को डिस्कस करेंगी, अपने इश्यूज को डिस्कस करेंगी। फिर जो है आर्टिकल्स वगैरह रीड करेंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे कि भाई हाँ इस क्लास के बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं, तो मतलब मैं इस टाइप के आर्टिकल पढ़ूंगी तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देन है मतलब बुक्स भी पढ़ सकती हैं, आर्टिकल्स भी, इसमें रिसर्च पेपर भी पढ़ सकती है, वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकती है, तो मतलब इसमें मेन पढ़ने का काम है। देन है आस्क। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप अपने कलीग से पूछ सकती हैं, आप वेबसाइट पे पूछ सकती हैं, आप मैगजीन्स में देख सकती हैं कि पर्टिकुलर इस क्लास को किस तरह से पढ़ाया जाता है। तो ये सारा आपका प्रोसीजर में आ गया। देन है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, अब जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है वो जो है वो टीचिंग रोल में आपके इंप्रूवमेंट लेके आती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेके आती है, मतलब बच्चों की बेहतरी के लिए ये चीज बहुत ही अच्छी है। एज अ प्रोफेशन आप टीचर हैं, आपका जो सपोर्ट बच्चों को मिलना चाहिए उनकी इंप्रूवमेंट के लिए, उनकी लर्निंग के लिए, तो वो आपको रिफ्लेक्टिव टीचिंग से मिल सकता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, लेकिन आपको इसमें जो है बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं और आपके स्टूडेंट्स को इसमें फायदा होता है। सबसे बड़ी बात यह है। दैट्स इट फॉर रिफ्लेक्टिव टीचिंग।